स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि था फोर्स एंड प्रेशर, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नए चैप्टर की तरफ। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? जानते चलो, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। घर्षण। घर्षण मतलब रगड़, फ्रिक्शन। ओके, अब देखो इस फ्रिक्शन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, ये पहले पता होगा तभी तो हम पढ़ेंगे। देखो इसमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन हमारा होता क्या है। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। क्या कारण है फ्रिक्शन, किसके कारण होता है, क्या कारण है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं भाई, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जब पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या होता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कैसे हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कैसे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस और लिक्विड्स के द्वारा फ्रिक्शन कैसे लगता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है, इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और यही सारी चीज़ें हमें पढ़ना भी है। इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा एक रूपरेखा हो गई। ठीक, तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग अब बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, इरेज कर दो बच्चों। चल अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई ये फ्रिक्शन क्या है, देखो ये फ्रिक्शन आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये न होता, अगर ये फ्रिक्शन न होता तो न तो आप चल पाते, नहीं दौड़ पाते, न गाड़ी चला पाते, न साइकिल चला पाते, कुछ नहीं कर पाते। ये फ्रिक्शन है, इसी की वजह से आप इस पे चल पा रहे हो। समझ पा रहे हो? साइकिल आपकी चल रही है क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है। अगर वो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो आप साइकिल, जैसे क्या है कि मान लो जैसे आप साइकिल चलाते हो, आप देखोगे साइकिल में आपका क्या होता है, टायर होता है। टायर खुरदुरा क्यों बनाया जाता है? जब भी आप टायर नया लोगे उसमें काफ़ी इस टाइप से टायर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रफ होता है।
स्मूथ नहीं होता है। और जो रोड होती है आपकी, उसमें भी गिट्टी होती है, वो भी रफ होती है, वो भी स्मूथ नहीं होती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया गया है? अरे यार, जैसे घर में आप टाइल्स लगाते हो, इस तरह रोड पे भी टाइल्स लगा दो। और जो ये टायर बना रहे हो, ये रबड़ का क्यों बनाते हो, खुरदरा क्यों बनाते हो? स्टील का टायर बना दो, तो क्या होगा? आप क्या स्मूथ गाड़ी साइकिल चलेगी एकदम, एक बार पेडल मारो कितना दूर जाएगी। कभी आप ये सब सोचे हो? क्या होगा? अच्छा बताओ आप, क्या होगा, क्या हो सकता है अगर आपके टायर जो स्टील के हो जाएं और जो रोड है उस पर टाइल्स बिछी हो? होगा क्या? होगा ये बच्चों कि ये तो बात सही है कि आपने एक बार पेडल मार दिया, बहुत दूर जाके चलो, बहुत दूर तक जाएगी साइकिल आपकी। लेकिन क्या होगा कि फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, न के बराबर हो गया। अब क्या होगा? अब आपकी साइकिल स्लिप करेगी, गिरेगी, सट सट गिरोगे, खूब एक्सीडेंट्स होंगे। तो खुरदरा इसलिए बनाया जाता है सड़क को, आपके टायर को इसलिए खुरदरा रखा जाता है ताकि वो सड़क पे जब चले तो उसको पकड़ के चले। इसीलिए क्या होता है, जब आपके साइकिल के या बाइक के पहिए जो होते हैं, जो टायर्स होते हैं, वो घिस जाते हैं तो आपकी साइकिल ज़्यादा स्लिप करती है। थोड़ा सा भी कहीं पानी मिलेगा तो स्लिप कर जाएगी, आप गिर जाओगे। सोचो, थोड़ा सा पानी गिरने की वजह से आप स्लिप कर सकते हो। सोचो कि अगर मान लो एकदम स्मूथ सरफेस हो, आपका साइकिल का जो पहिया है वो भी स्मूथ हो, तो क्या होगा? 100 में से 99 लोग तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो इसलिए क्या है कि फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। फ्रिक्शन ना हो तो आप चल भी ना पाओ। अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, फ्रिक्शन ना रहे, तो क्या होगा? आप सट सट गिरोगे, चल ही नहीं पाओगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे, वहीं पैर रखने की कोशिश करो, गिर जाओगे। तो फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, सोफे में बैठ पाते हैं। अगर ये ना रहे तो हम लोग कुछ न कर पाएँ। फ्रिक्शन है, इसीलिए क्या होता है, हम ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल हमारी रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप ब्रेक लगाते रहो, साइकिल रुकेगी ही नहीं। जैसे देखो, अब आपके जो रिंग होता है उसमें क्या, साइकिल चलाते हो तो उसमें एक ब्रेक लगा होता है, रबड़ का ब्रेक होता है। आप ऐसे दबाते हो तो ब्रेक जाके उसको पकड़ लेता है और रुक जाती है। अगर मान लो उस रबड़ की ब्रेक की जगह आप क्या करो, स्टील का एक रॉड लगा दो, तो क्या होगा? आप ब्रेक कितना भी लगा लो, रुकेगी ही नहीं साइकिल, रगड़ती हुई चलेगी लेकिन चलेगी, रुकेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हम लोग फ्रिक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखो फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा? फ्रिक्शन इज अ फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली एक फोर्स होता है दैट अपोजेस द मूवमेंट द मोशन। जो मोशन को रोकने का काम करता है, अपोज करने का काम करता है। और ये कहां लगता है? बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये वहां लगता है जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। आप ऐसा तो नहीं हवा में चल लोगे, आपको पैर जमीन पे रखना पड़ेगा, पैर को आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी चल पाओगे। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ये आपके मोशन का अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। आप आगे बढ़ना चाहोगे तो ये आपको पीछे रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये जो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स
द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन the magnitude of frictional force depends upon the types of forces in contact, the types of surface in contact, the types of surface in contact. The types of surface in contact. मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, जो कांटेक्ट हो रहा है वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है कि रफ है। तो इसका मतलब है द फ्रिक्शनल फोर्स इज यूजुअली लार्जर, द फ्रिक्शनल फोर्स इज यूजुअली लार्जर फॉर, किस सरफेस के लिए लार्ज होगा, फॉर रफ सरफेस। जितना खुरदरा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फॉर रफ सरफेस एंड स्मॉलर फॉर स्मूथ सरफेस, स्मॉलर फॉर स्मूथ सरफेस। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। समझ रहे हो? चलो नोट कर लो। और क्या होता है, जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। हमेशा क्या होता है, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमेशा जिस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है उसके पैरेलल लगेगा, हमेशा पैरेलल फोर्स लगेगा। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है, वो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रहा है उसके हमेशा पैरेलल होगा। ओके, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चल अब देखो, ये बात तो हो गई हमारी फ्रिक्शन की। ठीक है, अगर हमें कोई बोले कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या होता है। जैसे मान लो आपने एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, या टेबल पे एक बुक रखी हुई है, टेबल पे एक बुक रखी है, या तो एक काम कर लो, जैसे मान लो जैसे मानो ये हमारा हाथ है, इसमें हमने पेन रखा हुआ है। ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगाया और इसको ढकेल दिया, हमने इसको यहाँ ढकेल करके यहाँ ला दिया। तो जैसे हमने फोर्स लगाया ये कुछ दूर जाएगा, कुछ दूर जाके ऑटोमेटिक रुक जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे इसको मैं समझाता हूँ आपको, देखो जैसे मान लो ये हमारा एक सरफेस हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, ग्लास यहाँ पे था, हमने इस पे फोर्स लगाया
तो ये कुछ आगे गया लेकिन आगे जाकर के रुक गया। ऐसा नहीं हमने फोर्स लगा दिया आगे चलता रहे। हमने जैसे ही यहाँ था हमने इस पे फोर्स लगाया, ये आगे जाके रुक गया। तो क्या हुआ, ये रुका क्यों? हमने फोर्स तो लगाया लेकिन ये रुका क्यों? रुका इसलिए कि हमने जो फोर्स दिया, ये फोर्स आगे की तरफ लगा, लेकिन क्या होता है कि एक बैकवर्ड में फोर्स लग रहा है जो इसके मोशन को अपोज करने का काम कर रहा है। और वो कौन सा फोर्स था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक, साइकिल चलाते हो तो जैसे मान लो पुल से उतर रहे हो, पुल से उतर रहे होते हो तो आप क्या करते हो? पैडल मारना छोड़ देते हो। अब बड़ा आसानी से स्मूथ आते हो, एकदम या आते हो ना, आते हो तो क्या होता है, पैडल मारना छोड़ देते हो तो काफ़ी दूर तक साइकिल जाती है। लेकिन ऐसा होता है क्या कि आपको घर तक साइकिल बिना पैडल चलाए पहुंच जाओ? ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। वो कुछ दूर जाकर रुकती क्यों है? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से आप पैडल मारना छोड़ दिए और फॉरवर्ड फोर्स लगाना छोड़ दिए। जब फॉरवर्ड फोर्स लगाना छोड़ दिए, अब बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उसको रोकने का काम करेगा, और जब तक आप पैडल चलाना शुरू नहीं करते तब वो जाके क्या होगा? रुक जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, always act in the direction opposite to that of motion. अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। हमेशा जिधर मोशन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। ओके, समझ में आ गया? अब चलो, अब हम बात करते हैं, ये तो फ्रिक्शन की बात हो गई हमारी। अब हमने बोला था इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है? कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है? तो इसके दो कारण हैं। क्या क्या कारण है? पहला कारण ये है, पहला कारण है ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, जहां दो सरफेस टच होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं। जैसे आप देखे होगे कि आपकी रोड ऐसी होती है, मतलब बहुत ऊंचा खाला मैंने बना दिया, उतना ऊंचा खाला नहीं होता, लेकिन अगर उसको जूम करके देखोगे तो इस टाइप की होती है। और जो आपके, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल के पहिए भी क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसमें फंस जाते हैं। तो इंटरलॉक होने की वजह से क्या होता है, ये भी उबड़ खाबड़, इसका पहिया भी उबड़ खाबड़, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे। अगर मान लो ये रोड होती और ये एकदम स्मूथ टायर होता तो क्या होता, बड़ी आराम से चलती गाड़ी, बड़ी स्मूथ चलती। आपको एक बार पैडल मारते काफ़ी दूर तक जाती। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमारा सड़क भी क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है, ऐसा होता है। और ये भी, इसका चक्का भी क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है, ऐसा होता है, खुरदुरा। जब खुरदुरा होता है, दोनों चीज़ खुरदुरी है, तो क्या होगा, ये जो है इसमें फंस के चलेगी ना,
इसका मतलब है कि वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो देखो क्या होता है, लिख लेते हैं। नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सॉलिड सरफेस जो होता है परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। कितना भी आप स्मूथ कर लो वो स्मूथ बन ही नहीं सकता। इसका मतलब है दिस मीन्स ऑल सरफेसेस आर रफ। इसका मतलब है जो भी सरफेस है वो क्या है, वो रफ है। परफेक्टली स्मूथ तो हो ही नहीं सकते। तो ये जो रफनेस होती है ये सरफेस टू सरफेस वेरी करती है। मतलब द डिग्री ऑफ रफनेस varies from surface to surface, varies from surface to surface। एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ये रफनेस जो होती है ये वेरी करती है। तो क्या होता है जब हमारा ये रफनेस वेरी कर, रफनेस है ही मतलब दो ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, वो दोनों ऑब्जेक्ट रफ है, स्मूथ तो परफेक्टली हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कुछ ज़्यादा कुछ कम होंगे जरूर, कुछ कम या कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन होंगे जरूर। तो क्या होता है, व्हेन ए बॉडी जब किसी बॉडी को आप क्या करते हो, is pulled over another, जब एक बॉडी को आप दूसरी बॉडी पर पुल करते हो, कोई भी बॉडी ले लो, वुडन ब्लॉक ले लो, तो क्या होगा, उनके जो रफनेस की वजह से, ड्यू टू देयर रफनेस, ड्यू टू देयर रफनेस, क्योंकि जो आपने बॉडी ली, जैसे मान लिया आपने एक ले लिया वुडन ब्लॉक, ठीक, एक वुडन ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का एक गत्ता ले लिया, अब उसको आप पुल कर रहे हो, तो पुल करोगे किसी सरफेस पे करोगे। अब हमने देखा कि कोई भी सरफेस, कोई भी सॉलिड ले रहे हो, वो परफेक्टली स्मूथ तो होगी नहीं, तो रफ तो होगी, तो ये भी रफ है और जिस सरफेस पे आप चला रहे हो वो भी रफ है। तो इसका मतलब है कि इस रफनेस के कारण दे इंटरलॉक विथ ईच अदर। दे इंटरलॉक विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, बंध जाते हैं। एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन, एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। और क्या करने लगते हैं, जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करने लगते हैं बिटवीन द टू बॉडीज। जो दो बॉडीज के बीच में मोशन हो रहा है, बिटवीन द टू बॉडीज, जो दो बॉडीज के बीच में मोशन हो रहा है उसको अपोज करने लगते हैं, बिटवीन द टू बॉडीज। तो इससे क्या होता है, दिस गिव राइज
ये क्या करता है, बढ़ा देता है टू अ फ्रिक्शनल फोर्स। इससे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण है, क्योंकि वो दो जो सरफेस थे वो रफ थे। रफ होने की वजह से क्या था, उनके बीच में इंटरलॉकिंग थी, उसकी वजह से ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क किया। ओके, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या कारण है। हो गया बच्चों, इरेज कर दूं, चलो। देखो अब दूसरा कारण है, देखो ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन टू सरफेस। बिटवीन टू सरफेस, अब ये देखो फोर्स ऑफ एडेशन क्या है, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ एडेशन क्या होता है। देखो क्या होता है, जब दो सरफेस आपस में टच होते हैं, जब दो सरफेस आपस में टच होते हैं, एक साथ दोनों को लाया जाता है, तो क्या होता है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे मिलते हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे मिलते हैं। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उस पॉइंट पे, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उस पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसके उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। हमने पढ़ा था ना अभी फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब उन जो एटम, जैसे आप क्या है, ये हमारा सड़क है, आप इस पे चल रहे हो, आप इस पे क्या कर रहे हो, चल रहे हो। तो अब क्या है, अब इतना जो सरफेस है ये क्या है, कांटेक्ट में आया दोनों सरफेस के। अब क्या होगा, इस पे भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मैटर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते ही हैं। तो इस पे भी एटम्स मॉलिक्यूल हैं, इस पे भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो क्या हुआ, जब दोनों में रगड़ हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनके बीच में एक फोर्स काम करने लगा, जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों में अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, चिपकाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एकदम चिपक के चलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब एक बार इसमें चिपक गया तो आपको आगे बढ़ाने से ये क्या करेगा, रोकेगा। चिपकता नहीं है लेकिन वो फोर्स काम करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। टू सरफेस when placed together two surface when placed together meet only at certain points. Meet only at certain points. The atoms or molecules present at such point of contact attract each other due to electrostatic attraction. Attract each other due to electrostatic attraction.
ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है, इसकी वजह से वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। दीज अट्रैक्शंस आर कॉल्ड फोर्सेस ऑफ एडेशन। दीज अट्रैक्शन आर कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन बोलते हैं। याद रखिएगा फोर्स ऑफ एडहेशन क्या होता है। तो क्या होता है, व्हेन वन बॉडी इज मेड टू मूव ओवर द अदर, व्हेन वन बॉडी is made to move over the other, to move over other, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे मूव कराया जाता है तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ एडहेशन अपोजेस द मोशन। द फोर्स ऑफ एडहेशन अपोजेस द मोशन। फोर्स ऑफ एडहेशन क्या करता है, मोशन को अपोज करने का काम करता है। दिस फोर्स विच अपोज द मोशन ऑल्सो गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। इसी के कारण क्या होता है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। दिस एडहेशन फोर्स राइज द फ्रिक्शनल फोर्स। यही जो फोर्स ऑफ एडिशन होता है, यही फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब दो केस हमने देखे, एक तो देखा कि जो हमारा रफनेस के कारण जो इंटरलॉकिंग होती है दो सरफेस के बीच में, रफनेस के कारण वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाती है। और दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ एडेशन, मतलब जहां दो सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बच्चों कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन था, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। ओके, थैंक यू।